चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे अपना बिजनेस एनालिसिस में हम देख रहे थे पेस्टल एनालिसिस में हमने क्या कुछ देख लिया था। हमने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देख लिया था, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट देख लिया था, सोशल इन्वायरमेंट देख लिया था, लीगल इन्वायरमेंट भी देख लिया था। 4 फैक्टर देख लिए थे। आज जो हमारा फैक्टर है बेसिकली टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ये वो फैक्टर है बच्चा जिसने पिछले 2 डेकेड्स में बिजनेसेस की डायमेंशन को इतना चेंज किया जितना कि पिछली 2 सदियों में चेंज नहीं हुए थे। जितनी हमने इन्वेंशंस और तरक्की पिछले 20 सालों में की है, इतनी हमने पिछले 2000 सालों में भी नहीं की थी। और इन्होंने बिजनेसेस के मॉडल को बड़ा ही डिफरेंट तरीके से चेंज किया है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज किया है। कई कंपनियां हमारे सामने, हम वो जनरेशन है जिन्होंने बहुत सारे ऐसे टाइकून कंपनियां जिनको हमने बंद होते देखा है, और बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हमने देखे हैं जो दिनों के अंदर मल्टीनेशनल बिजनेसेस बने, जिनकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने नोकिया की है। कितनी बड़ी मार्केट थी उसकी, हर घर में हर बंदे के पास तकरीबन नोकिया का सेलफोन था, और आज वो नज़र भी नहीं आता। बेसिकली क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसके साथ उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। सेम इसी तरह हमने कुछ बिजनेसेस को मर्ज होते देखा दिनों के अंदर, जैसे कि अमेजॉन दिनों के अंदर गया, जैसे कि अगर हम बात करें इटसेल्फ गूगल, फेसबुक, टिकटॉक तो बहुत ही जल्दी ऊपर चढ़ा और वो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना, बड़ा ही फास्ट। हालांकि देखा जाए तो कोका कोला कितनी पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। वर्ल्ड वॉर 1-2 के टाइम से उसने शुरू हुआ था इसका सिस्टम एज अ मेडिकेशन, और देन सॉफ्ट ड्रिंक में ही शिफ्ट हुई और फिर चल रही। तो क्या इनका मार्केटिंग बजट इतना नहीं है कि आज के टाइम पे एक कंपनी जो 20-25 साल पहले बनी है वो तकरीबन इक्वल वॉल्यूम पे आया हुआ। आई थिंक अमेजोन ऊपर निकल गया होगा उससे। हालांकि अगर देखा जाए तो वो एक वर्चुअल कंपनी है। कोका कोला की एक मार्केट थी, उसने बड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ है, उसके पास एक्सपर्टीज़ है, उसके पास लोग हैं और उसका बजट भी है। क्या उसने ऐसी चीज़ की अमेजोन ने कि जो कोक के पास नहीं थी, और वो दिनों में उस लेवल पे पहुंच गई जिसमें कोक को आते आते 200 साल लगे, 150 साल लगे। किसी भी बिजनेस की सक्सेस होती है उस बिजनेस के पास मौजूद डाटा। बिजनेस बनाता कौन है? अपने स्टाइल में आ जाते हैं। बिजनेस कौन बनाता है? ऑनर। और बिजनेस चलाता कौन है? मैनेजमेंट कैसे चलाती है बिजनेस? मैनेजमेंट बिजनेस कैसे चलाती है? हाँ जी, पाकिस्तान एक गवर्नमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक फलाई रियासत नहीं है। फलाई रियासत का क्या मतलब होता है? एक एनजीओ स्टेट कह लो इसको, जो फलाह बहबूद के काम कर रही हो। तो क्या हमारा मुल्क एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। इसके ऑनर कौन है? कोई भी लावारिस है? चले, ऑनर कौन है? सदर है, वजीर आजम है, हमारे हाफिज साहब हैं, कौन है? हाफिज साहब। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। तो क्या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बगैर ऑनर्स के हो सकती है? नहीं। असल मसला ही हमारे साथ यही है। आप माशाल्लाह, आप तो सब वोटर बैठे हैं भाईजान, आप सब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेडी बैठे, और आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं। और तो फिर हम कहते हैं कि जी हमारा मुस्तकबिल हमारे सामने बैठा है। तो ऑनर कौन है? देखो, बिजनेस कौन बनाता है? ऑनर बनाता है। चलाता कौन है? मैनेजमेंट चलाती है। मैनेजमेंट को कौन अपॉइंट करता है? ऑनर ही अपॉइंट करता है। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान को एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाए तो इसकी मैनेजमेंट कौन है? गवर्नमेंट। उसे अपॉइंट कौन कर रहा है? अवाम कर रही है। तो इसके मालिक या ऑनर कौन है? भाई हम लोग इसके ऑनर हैं, और ये गवर्नमेंट क्या है? इसकी मैनेजमेंट है। तो बात यह है कि बिजनेस चलाना या मुल्क चलाना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट मुल्क कैसे चलाती है? हमारी गवर्नमेंट का हेड कौन है इस टाइम? इज नॉट द हेड ऑफ गवर्नमेंट। सदर हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कौन है?
शहबाज शरीफ, चलें कह देते हैं, प्रैक्टिकली हमें भी पता है क्या है, कह देते हैं कि शहबाज शरीफ हमारे हैं। खैर, तो इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट अगर कहा जाए तो बेसिकली पार्लियामेंट या ये नहीं होता, पूरा नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट, ये हमारी गवर्नमेंट नहीं होती। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ फेडरल कैबिनेट होती है, जिसके अंदर वज़रा होते हैं जिन्होंने वो काम करना होता है। वो सारे नहीं, पूरा जो 300 350 बंदा बैठा हुआ है वो पूरी फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। बेसिकली उसके अंदर से फेडरल कैबिनेट चूज़ होती है, जो कि सदर के मशवरे से वज़ीर आज़म रखता है, जिन्होंने उसको सपोर्ट करना होता है मुल्क को चलाने में। तो लिहाजा वो फेडरल कैबिनेट चला रही है हमारे मुल्क को। क्या आपने कभी देखा है कि शहबाज शरीफ सड़क पे खड़े होके ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हो? चले कभी देखा हो बारिश में डांग लेके पानी निकाल रहा हो? फिर कैसे मुल्क चला रहा है? काम तो उसका ना मुल्क चलाना, तो कैसे चला रहा है? तो फिर वो क्या कर रहा है भाई? कैसे? नहीं, ऑर्डर नहीं। मैनेजमेंट बिजनेस रन करती है थ्रू डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस करती है। मैनेजमेंट का काम क्या है? डिसीजन मेकिंग। और इट सेल्फ, जब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूछा जाए कि भाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको याद है कितने थे? लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। 3 तरह की मैनेजमेंट होती थी। अच्छा, तो क्या जो वर्कर होते हैं वो भी किसी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं? नहीं, वर्कर मैनेजमेंट में नहीं आते। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि मैनेजमेंट से मुराद ऐसी पोजीशन जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, जिसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो, वो वाला बंदा मैनेजमेंट के अंदर काउंट होगा। तो लिहाजा वर्कर उसमें नहीं आते, सुपरवाइजर तक आता है, क्योंकि उसके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो लिहाजा ये सब डिसीजंस ले रहे होते हैं, एक्चुअली काम कर नहीं रहे होते। काम कौन कर रहा होता है? वर्कर कर रहे होते हैं। तो लिहाजा किसी भी बिजनेस की सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है? डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन किस बेस पे लिए जाते हैं? आप सीए में आए, आपका सीए में आने का डिसीजन था, किस बेस पे लिया आपने? कोई तो रीजन होगी ना, किस बेस पे? ठीक है, पैसा, बिल्कुल। क्या पैसा? मतलब किसने कहा था आपको? आपको क्या ख्वाब आया कि पैसा मिलेगा? किसने कहा था आपको? देखो ना, वो बिल्कुल आइडिया है, लेकिन ये आपको खुद तो नहीं पता चला होगा ना, इंफॉर्मेशन आई होगी कहीं से। आपका ये डिसीजन किस चीज पे बेस है? इंफॉर्मेशन पे बेस है। तो लिहाजा जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही होती है वो किस पे बेस होते हैं? इंफॉर्मेशन पे बेस होते हैं। तो लिहाजा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इंक्लूड है। जितनी इफेक्टिव और बेहतरीन डिसीजन मेकिंग होगी उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ग्रो करेगी। और डिसीजन मेकिंग किस चीज पे इन्वॉल्व होती है, डिपेंड होती है? इंफॉर्मेशन पे, कि इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा है, कितनी करेक्ट है और कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, इससे उस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन होंगे उतने स्ट्रांग होंगे, ऐसी बात है। तो लिहाजा जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा डाटा होगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा करेक्ट, एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, उस बिजनेस की डिसीजन मेकिंग उतनी स्ट्रांग होगी और वो बिजनेस उतना जल्दी ग्रो करेगा, ऐसी बात है। तो लिहाजा हमने बात शुरू की थी कोका कोला और अमेजॉन से। बेसिकली जो अमेजॉन की सक्सेस थी उसमें सबसे बड़ा रोल ये था कि अमेजॉन के पास इंफॉर्मेशन, बिग डाटा मौजूद था, इंफॉर्मेशन मौजूद थी, उसके पास टेक्नोलॉजी की पावर थी, उसके पास सोशल मीडिया की तब पावर मौजूद थी जो कि कोक के पास नहीं थी, जिसकी अमेजॉन के पास सक्सेस थी। तो उन्होंने उसकी बेस के ऊपर अपने डिसीजंस किए और खुद को ग्रो किया। तो लिहाजा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है उसके डिसीजन के ऊपर, और डिसीजंस की स्ट्रेंथ या एक्यूरेसी डिपेंड करती है आने वाली इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और करेक्टनेस पे, ऐसी बात है, इन पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है मैनेजमेंट के पास, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, एग्जाम्पल मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन के कई सोर्सेज हैं। मेरे पास कहां से इंफॉर्मेशन आती है, गैस करें थोड़ा, कहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है? मैंने डिसीजन लेना है ना, मैंने अभी डिसीजन लेना है कि यार
पिछले रिजल्ट में हमारे साथ क्या हुआ है और किसको तरह उसको लेके चला जा सकता है। मैंने भी डिसीजन लेना है, मेरे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। नंबर 1, आप हमारे चीते बिल्कुल करेक्ट फर्स्ट हैंड नॉलेज हमारे पास होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन बताएं, हमें मार्केट से आएगी, मार्केट से सोशल मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन आ रही होगी, वहां पे स्टैट्स आ रहे होंगे। तीसरा, आईकैप के गजट से हमें इंफॉर्मेशन मिली। चौथा, हमारा फ्रंट डेस्क वो भी कंपाइल कर रहा है, ऐसी बात है। पांचवा, हमें बाहर से भी दूसरे कॉलेजेस से, कंपेटिटर से फीडबैक आ रहे होते हैं, वहां से भी हमें पता चल रहा होता है, ऐसी बात है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंच रही है। एक मैनेजमेंट के अंदर बैठा बंदा जब डिसीजन लेगा तो आपके ख्याल में मैं इन तमाम सोर्सेज से आने वाली इंफॉर्मेशन को इक्वल वर्थ दूंगा? नहीं। क्या सोशल मीडिया से आने वाली इंफॉर्मेशन मेरे लिए उतनी एक्यूरेट है कि जितनी एक बच्चे से आ रही है, फर्स्ट हैंड मेरा स्टूडेंट मेरे सामने बता रहा है? नहीं, वो उतनी एक्यूरेट नहीं होगी। वजह कि वो मुझे पता है कि बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर किसी सिस्टम के, कोई भी नींद से उठा आंखें मलता उसने कोई भी डाल दी बात, मैं उसमें बिलीव नहीं कर सकता। अब मेरा बच्चा जो मेरे सामने खड़े होकर बोल रहा है वो बात 100% करेक्ट हो सकती है, मैं उसमें बिलीव कर सकता हूं। इसी तरह एक इंफॉर्मेशन अगर मुझे फ्रंट डेस्क देता है तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी बनिस्बत सोशल मीडिया से, क्योंकि उन्होंने बाकायदा रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट दिया जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे। तो लिहाजा एज अ मैनेजर मैं कैसे इस चीज को एनालाइज करूंगा कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है क्या वो करेक्ट, कंप्लीट और एक्यूरेट है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर एक इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आ रही है तो वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, उसके चांसेस हैं कि वो ज्यादा एक्यूरेट होगी बनिस्बत जो किसी भी बगैर प्रोसेस के आ रही है, एक सिस्टम के थ्रू होके आ रही है। और वो सिस्टम जिसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, जो मेरे पास पहुंच रही है, उस सिस्टम को इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस डिपेंड कर रही है कि मेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कितना स्ट्रांग है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दो डिफरेंट चीजें हैं, I2B में आप पढ़ चुके हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट वी यूज्ड टू परफॉर्म दीज सॉर्ट ऑफ टास्क्स। सिंपल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर और कंपोनेंट की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी है, जबकि अगर उसके साथ हम ह्यूमन रिसोर्स को अटैच कर दें जो कि उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करे, कैप्चर करे, उसको प्रोसेस करे, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसका बिजनेस में क्या इफेक्ट है, और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और उसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट है। समझे? अच्छा जी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विद द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो तकरीबन बंद हो गई है। अगर कोई ट्रेडिशनल हायरार्की अभी भी कहीं पे चल रही है, जिसको अगर प्योरली हम ट्रेडिशनल हायरार्की कहें तो वो चंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी आर्मी, ये वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह की पब्लिक सेक्टर की जो अभी तक भी ट्रेडिशनल सिस्टम पे चल रही हैं और सर्वाइव भी कर रही हैं। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप अपग्रेड हुई है। तो जब भी किसी जगह पे टेक्नोलॉजी आती है, अच्छा पहले नंबर पे टेक्नोलॉजी आती कहां पे है? हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी इंटर नहीं होती। ये कोई इतनी छोटी साइंस नहीं है कि हम बात करें कि जनाब जी पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी आई है और एक चीज़, एक रिपोर्ट आया और उसने काम करना शुरू कर दिया। ये इस तरह नहीं हुआ। ये बेसिकली बहुत पुरानी चीज़ें चल रही है, क्लासिकल एरा से चल रही हैं। जब बात शुरू हुई थी स्पेशलाइजेशन की, कि टास्क को स्पेशलाइज्ड किया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम बंदे कर रहे हैं उनके जो काम होता है, उनका जो वर्कलोड है, उसको किसी भी बंदे को पूरा एक टास्क ना पकड़ाओ, बल्कि क्या करो, छोटे छोटे टास्क, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करके एक बंदे को उसके ऊपर बार बार रिपीट कराओ कि वो बंदा उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाए, जिससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो ये उस टाइम से काम चला। अब जब टेक्नोलॉजी पहले नहीं आती, टेक्नोलॉजी हमेशा बाद में आती है। पहले सिस्टम्स आते हैं, पहले रूल्स आते हैं, पहले लॉजिक्स आते हैं, फिर उसके ऊपर टेक्नोलॉजी बनती है। अब जब वो चीज़ हुई, टास्क स्पेशलाइजेशन आई, तो लोगों ने देखा कि भाई ये काम अब स्टैंडर्डाइज हो सकता है। एक काम स्टैंडर्डाइज हो गया। जब एक स्टैंडर्डाइज हो जाता है मतलब उसके रूल्स डिफाइन हो गए। जब उसके रूल्स डिफाइन होते हैं तो फिर उसके ऊपर टेक्नोलॉजी आ जाती है, फिर उसके लिए रिपोर्ट बना दिया जाता है, फिर उसके लिए कोई ना कोई
कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है, कोई ना कोई मैकेनिज्म आ जाता है। टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं इंटर होती कभी भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने बनानी है। जब तक हमें रूल्स और लॉजिक नहीं पता होंगे तब तक हम टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। तो लिहाजा हुआ क्या कि जैसे जैसे फिर स्पेशलाइजेशन बढ़ी, लोगों के टास्क स्टैंडर्डाइज हुए, लोगों ने अपने आप को डाइवर्स करना छोड़ दिया। उनकी जैसे ही कोई टास्क स्टैंडर्डाइज होता है उसकी जगह पे उसको टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी के बिजनेसेस के ऊपर अब से लेकर अब तक बहुत इफेक्ट हैं और हो भी रहे हैं। एज अ बिजनेसमैन हमें पता होना चाहिए कि आने वाले दौर में कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरह। किसी ज़माने में राइडर की जॉब होती थी जो खत लेके जाते आते थे। अभी भी कुछ जगह लाहौर में ऑर्गेनाइजेशन में हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म में उन्होंने राइडर रखे हो, लेकिन अब जरूरत नहीं है। क्यों? अब फिजिकल डिस्कशन ही नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप करो, मैसेज ईमेल करो, दैट्स इट। सफिशिएंट एविडेंस माना जाता है ईमेल कि ये जनाब एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है। अब राइडर की जॉब खत्म हो गई। सेम इसी तरह किसी ज़माने में हमने टाइप राइटर्स वगैरह की इनकी जॉब्स रखी होती थी, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल चैट जीपीटी डालो, पूरा आपको लेटर लिख के दे देता है, ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब तो बहुत सारी चीज़ें, अब तमाम ट्रेडिशनल काम खत्म हो रहे हैं। तो लिहाजा बिजनेस के ऊपर जो सबसे पहला इफेक्ट होता है टेक्नोलॉजी का, वो होता है उस बिजनेस की लेबर के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर इफेक्ट आता है। ऑनर्स कभी भी टेक्नोलॉजी से इफेक्ट नहीं होते, बल्कि वो ज्यादा कमाते हैं। जैसे ही टेक्नोलॉजी आते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको ज्यादा कमाते हैं। सबसे पहले इफेक्ट कौन होती है? लेबर, क्योंकि उन्होंने अपने टास्क क्या कर दिए होते हैं, स्टैंडर्डाइज कर दिए होते हैं, उस पर टेक्नोलॉजी आ जाती है। लेबर दो तरह से इफेक्ट होती है। एक तो होती है हमारी डाउन साइजिंग, ये मैंने किसके मार्कर उठाए हुए हैं यार, डाउन साइजिंग, और दूसरा होता है डीलेयरिंग। डाउन साइजिंग का मतलब यह है कि आप अपनी वर्क फोर्स को रिड्यूस करें ओवरऑल। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पे टेक्नोलॉजी आ गई है। अब एक कंप्यूटर सिस्टम 10 लोगों का काम कर सकते हैं, हम सिर्फ उसके साथ एक बंदा अटैच कर दे तो हमें 9 लोग निकालने। डाउन साइजिंग का मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का साइज रिड्यूस करना, ये डाउन साइजिंग होती है। जबकि डीलेयरिंग क्या होती है? मैनेजमेंट की लेयर को खत्म करना। मैनेजमेंट का काम क्या होता है बेसिकली? एक तो डिसीजन मेकिंग है ना, ठीक है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन कर लिया सारा कुछ। दरमियान वाले लेयर्स का क्या काम होता है? ये बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम कर रही होती है कि जो इंफॉर्मेशन बॉटम से ऊपर तक आ रही है उसको लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, वेरीफाई करते हैं और इसी तरह फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव कराते हैं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आ गई। पहले ये होता था कि अगर हमें किसी से बात करनी है, किसी कंपनी के 3000 एम्प्लॉयज हैं तो एक एक से इंडिविजुअली ऑनर नहीं मिल सकता था। अब व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, वहाँ पे सारी डिस्कशन हो रही है, आप आधा घंटा लगाओ, सारे मसले आपको नजर आ जाएंगे। तो अब दरमियान वाले मैनेजमेंट्स की ज़रूरत नहीं रही, ख़त्म हो गई है। अब लोगों को मैनेज करना आसान हो गया है। आपने I2B में शायद पढ़ रखा हो, याद हो, पढ़ा तो होगा कि एक था स्पैन ऑफ कंट्रोल नाम की चीज़, कि स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर हो रही हैं या नैरो हो रही हैं। अब वाइडर हो रहे हैं, लोगों को मैनेज करना आसान हो रहा है। जियोग्राफिकल डिस्पर्शन के बावजूद भी लोगों को मैनेज करना आसान हो रहा है। अब तो टोटल चल ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह रही है। पाकिस्तान में उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं अपने, और वो जस्ट वर्चुअल टेक्नोलॉजी से इनको रेगुलेट कर रही हैं, तो लोगों को रेगुलेट करना आसान हो। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो रहा है? वाइड हो रहा है, जिससे साइज क्या हो रहा है? डीलेयरिंग हो रही है, रिड्यूस हो रहा है। तो डीलेयरिंग का क्या मतलब है? मैनेजमेंट्स को निकालना, मैनेजमेंट्स की लेयर्स को रिड्यूस करना। जबकि डाउन साइजिंग का क्या मतलब है? ओवरऑल एम्प्लॉयज को निकालना, ओवरऑल एम्प्लॉयज को निकालना, अपना साइज रिड्यूस करना। अच्छा, उसके बाद जो अगला इफेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो आता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, बुक के अंदर इस तरह नहीं है, बुक के अंदर उन्होंने जस्ट कंपोनेंट बताया, मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं। उसके बाद इफेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? नंबर 1, आउटसोर्सिंग। ये पहली चीज है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी कोई ना कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होता है, जिससे वो क्या कर रही होती है? अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है। ऐसी बात है? अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ वही काम हो रहा होता है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है? और भी काम होते हैं, और होते हैं, जैसे कि HR, अकाउंट्स, ऐसी बात है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग एंड सेलिंग होता है, ऐसी बात है। तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं, उनका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है।
लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है तो एक ट्रेंड बहुत इंक्रीज